हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बचपन, खोया हुआ बसंत। अब बात यहाँ आती है कि स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत। बसंत जो ऋतु होती है उससे जोड़ करके हमारा जो बचपन होता है, क्योंकि बचपन में बच्चे बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, वो उनकी एक नई दुनिया बनती है, वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। उसी को जोड़ करके लेखिका ने स्प्रिंग नाम दिया है कि खोया हुआ बसंत, एक लेसन का नाम दिया है। इसके जो ऑथर हैं वो है अनीस जंग। अनीस जंग ने इस लेसन को लिखा है। और इस लेसन के अंदर कहानी अलग अलग है और कैरेक्टर अलग अलग है, लेकिन थीम है जो वो थीम कॉमन है। यहाँ पर दो तरह की थीम बताई गई है। पॉवर्टी, जो बच्चे गरीबी से ग्रसित हैं, कचरों का काम करते हैं, कचरे बीनने का काम करते हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे जिनसे बाल मजदूरी करवाई जाती है, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी उनसे करवाई जाती है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। पहला जो कैरेक्टर है उसमें ये समझाया गया है कि सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कि मुझे कभी कभी कचरे के ढेर में रुपया मिल जाता है। अब ये जो कहानी है एक साहेब नाम के लड़के की कहानी है, और उस साहेब नाम का जो सामना है वो अनीस जंग के साथ होता है। और अनीस जंग जो लेखिका है, ऑथर है, उस बच्चे को पूछती है कि तुम कचरा क्यों बीनते हो, तो वो जवाब देता है कि मुझे कभी कभी कचरे के ढेर में रुपया मिल जाता है। अब यहाँ शुरू ये होती है कहानी कि जब साहेब का जो मकान है वो साहेब रहने वाला ढाका से है, और वहाँ पर खेती बाड़ी का जो उनका काम था, कुछ तूफान आए, तूफान की वजह से उनके घर उजड़ हो गए। इस वजह से वो दिल्ली में सीमापुरी में आकर के बस जाते हैं। ये कहानी साहेब की है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो कहता है, उसका नाम मुकेश है, वो कहता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ या मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। एक तरफ एक ऐसा बच्चा है जो कचरा बीनने का काम करता है, और वो कचरा बीन करके अपने परिवार का गुजारा चलाता है, और उन बच्चों के लिए वो कुछ ढूंढने जैसी चीज़ है, यानी कि वो कहता है कि वो सोने जैसी चीज़ है, कचरे में से कुछ चीज़ें ढूंढना। दूसरा खुद का मालिक बनना चाहता है, वो इस चाइल्ड लेबर से ग्रसित है। उसका जो परिवार है फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, और उसी के साथ जो बच्चे हैं उनके, वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। दूसरा वो चाहता है मुकेश कि आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, जिससे वो क्या है खुद का मालिक बनने की चाह रखता है। लेखिका का दोनों बच्चों के साथ सामना होता है। पढ़ते हैं इस कहानी में आगे क्या है, चलिए तो शुरू करते हैं। Sometime I find a rupees in the garbage. कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में से 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? I ask साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका ये पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage. गार्बेज मतलब कूड़ा कचरे के ढेर में वो क्या करता है, सोना ढूंढता है। लेखिका कहती है कि जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता है, जो मेरे पड़ोस में कूड़े कचरे के ढेरों में सोने की खोजबीन करता रहता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर काफी समय पूर्व छोड़ दिया था। सेट मिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। अब ढाका के वो जो हरे भरे खेत थे उसके बीच स्थित जब उसका जो घर था वो दूर दूर तक किसी भी तरह उसकी मेमोरी में नहीं रह गया था। देयर वर मेनी स्टॉर्म that swept away their fields and homes, his mother tell him. कई तूफान आए, कई स्टॉर्म्स आए जिन्होंने उनके खेतों और घरों को बहा ले गए, उसकी माँ बताया करती है। his mother tells him, उसकी माँ ये सब कुछ बताती है। That's why they left looking for gold in the
बिग सिटी वेयर ही हाउ लिव्स। इसी कारण वे घर छोड़ करके आ गए सोने की तलाश करने उस कूड़े कचरे के ढेर में, जब वो बड़े शहरों में अब यहाँ रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। मुझे करने को कुछ काम नहीं है, वह दूसरी ओर देखते हुए उत्तर देता है। लेखिका जिस बच्चे के साथ बातचीत कर रही है साहेब के साथ, वो दूसरी तरफ उत्तर देता है और कहता है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी काम नहीं है। गो टू स्कूल। अब लेखिका ये पूछती है कि क्या तुम स्कूल जाते हो या स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने लापरवाही के साथ कहा। ग्लिबली का मतलब होता है लापरवाही के साथ मैंने कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और ये महसूस करते हुए कि मेरी सलाह उसके लिए कितनी निरर्थक होगी, कितनी खोखली होगी, ये लेखिका बता रही है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। और वो जो लड़का है साहब, वो कह रहा है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। नेबरहुड यानी कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, I will go. जब वे स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। साहिब कहता है कि जब वो लेखिका से कि वो जब वो स्कूल बना देंगे तो मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। If I start a school, will you come? अब लेखिका कहती है कि अगर मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे? I ask half joking. मैंने पूछा मजाक करते हुए, थोड़ी सी मजाक करते हुए मैंने पूछा कि मैं जब स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो लड़का कहता है, जो साहब है वो कहता है यस, हाँ मैं जरूर आऊँगा। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वह कहता है खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ज़रूर मैं स्कूल आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब कुछ दिनों बाद, a few days later, कुछ दिनों बाद, I see, मैंने देखा, him running up to me, वो मेरे पास दौड़ कर आते हुए मैं उसे देखती हूँ। लेखिका अनीस जंग ये बता रही है कि मैं उसे देखती हूँ तो मेरे पास दौड़ करके आ रहा होता है। Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? अब साहेब लेखिका से ये पूछ रहा है कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। और लेखिका कहती है कि स्कूल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आई से एम्ब्रेसेस एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। मैं असमंजस में उत्तर देती हूँ। लेखिका कह रही है कि मैं जो उत्तर देती हूँ उस बच्चे को, साहब को, तो असमंजस में उत्तर देती हूँ कि ऐसा जो वादा करने का जो मेरा कारण करने का जो कारण है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, उसका कोई मंतव्य नहीं था। उसे बच्चा पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है क्या? बट लेकिन promises like mine abound in every corner of his black world। लेकिन क्या होता है कि जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं, लेकिन मेरे जैसे वादे उन लड़कों के जीवन में नीरस एवं निराशापूर्ण दुनिया के हर कोने में भरे पड़े हुए रहते हैं। यानी कि उन बच्चों को कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम कर दूं तो क्या तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूं तो तुम ऐसा करोगे। बहुत सारे ऐसे वादे उनकी निराशापूर्ण जिंदगी में भरे पड़े हुए रहते हैं, लेखिका बताती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। और महीनों तक उसे जानने के बाद लेखिका ने उसका नाम पूछा और उसका नाम उसने बताया साहेब ए आलम। साहेब ए आलम उसने उसका नाम बताया। ही अनाउंसेस, उसने जोर से कहा, अनाउंस करते हुए कहा। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वह नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या होता है। अब उसने नाम बताया कि साहेब ए आलम, लेकिन साहेब ए आलम का अर्थ क्या होता है यह उस बच्चे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। उसे उसके नाम का अर्थ ही पता नहीं है। इफ, यदि, ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स।
अगर वह इसका अर्थ जाने तो इसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि संसार का मालिक, संसार का भगवान, संसार का देवता। He would have a hard time believing it. उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी अगर उसे यह बता दिया जाए कि उसके नाम का अर्थ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि संसार का मालिक अगर उसे बता दिया जाए तो उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. उसके नाम के अर्थ से वो अनभिज्ञ रहते हुए, साहिब आलम जो है उसके नाम के अर्थ से अनभिज्ञ रहते हुए, बिना जानकार रहते हुए अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में भटकता है और नंगे पैरों वाले लड़कों के साथ वो फौज, नंगे पैरों वाले जो लड़कों की जो फौज होती है वो सुबह पक्षियों की तरह वो अपीयर हो जाती है, प्रकट हो जाते हैं, और दोपहर के समय जैसे पक्षी गायब हो जाते हैं वैसे ही वो भी दोपहर के समय गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, महीने बीत जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उसे पहचानने लगी हूँ। लेखिका बताती है कि महीनों तक मैं उसे जानने के बाद अब पहचानने लगी हूँ प्रत्येक को, ईच ऑफ देम, प्रत्येक को, सभी को अब मैं जानने लगी हूँ। व्हाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, और लेखिका पूछती है उस लड़के से, तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहने हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। आई आस्क वन, एक लड़के से मैंने पूछा। लेखिका बता रही है कि मैंने एक लड़के से पूछा कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी है। तो लड़का बताता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन ऑफ द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, और वो कहता है कि मेरी माँ ने चप्पलों को ऊपर ताक से नहीं उतारी है, यानी कि अलमारी के ऊपर कोई जगह होती है उस जगह से, वहां से मेरी माँ ने चप्पलें नहीं उतारी है, इसलिए मैंने नहीं पहनी। उसने बिल्कुल सरलता के साथ जवाब दिया। ही आंसर सिंपली, उसने बड़ी ही सरलता के साथ जवाब दिया। इवन इफ शी डिड नॉट विल थ्रो देम ऑफ, अगर उसे चप्पल उतार कर दे दिया भी जाता तो वो उन्हें क्या करता, एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और उन्हें क्या वो क्या करता, देम ऑफ, वो फेंक देता, और दूसरा जो लड़का है वो कहता है, वो बताता है जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे, ऐसे जूते पहन रखे थे जो पहला जूता कौन सा, दूसरे पैर में जूता कौन सा, ऐसे बेमेल वाले जूते पहन रखे थे। When I comment on it, जब मैंने इस बात पर टिप्पणी की कि तुमने जो जूते अलग अलग क्यों पहन रखे हैं, मैंने उस लड़के से पूछा जिसने अलग अलग जूते पहन रखे थे, उस पर टिप्पणी की, कमेंट की, तो वो बताता है, he shuffles his feet and says nothing, तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता है। लेखिका बता रही है कि जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों पहन रखा है, तो वो बताता है उस कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप खड़ा रहता है और अपने पैरों को इधर उधर घिसता है। आई वांट शूज, मुझे जूतों की आवश्यकता है, सेज अ थर्ड बॉय, और तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूतों की आवश्यकता है। हु हैज नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और वो कहता है जिंदगी भर से उसके पास जूते नहीं रहे हैं। वो बताता है, तीसरा लड़का कहता है कि उसके पास जिंदगी भर से जूते नहीं हैं, उसे जूतों की आवश्यकता है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. देश भर में घूमते हुए लेखिका बता रही है कि मैं जगह जगह घूमते हुए, पूरे देश में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है, शहरों में, गांवों की सड़कों पर। लेखिका ये बात बता रही है कि बहुत सी जगह मैंने ऐसा देखा है। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसों की कमी के कारण,
हो। ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि ये जो सब कुछ है नंगे पर रहने की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन बना हुआ है। यह एक स्पष्टीकरण है इन लोगों के लिए। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य, लेखिका बताती है कि मुझे अचंभा होता है, का आश्चर्य होता है, वंडर होता है कि क्या ये एक बहाना मात्र है। और ये बहाना किस बात का बहाना है? उनकी गरीबी दिखाने का, दरिद्रता को स्थायी रूप से समझाने का उनके पास एक बहाना है कि हम लोग इतने गरीब हैं कि जूते चप्पल तक नहीं पहन सकते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, जो एक उडीपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। उसने कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल, हिज फादर वाज सरप्राइज्ड। और एक उस उडीपी के व्यक्ति ने मुझे कहानी सुनाई थी। उसने कहा कि एक छोटा लड़का के रूप में वह पुराने मंदिर के पास गुजरता था, स्कूल पहुंचता था, और उसके जो पिताजी थे वो एक प्राइस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और वह मंदिर में थोड़े समय के लिए रुकता और जूतों के लिए, एक जोड़ी जूतों के लिए वो मंदिर में प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 13 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल which was now drowned in an air of dissolution। 30 साल बाद मैं उसके नगर, मैं उसके शहर और उसके मंदिर में गई। लेखिका बताती है कि 30 साल बाद जब मैं उसके नगर में, उसके मंदिर में गई तो वहां पर खालीपन था, एक उजाड़ सा वातावरण था। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में, where lived the new priest, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर। वहां पर अब एक नया पुजारी रहता था और वह लाल एवं सफेद कलर की वहां पर कुर्सियां उसने रखी हुई देखी थी। लेखिका ये बता रही है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वियरिंग शॉक एंड शूज, अराइविंग पॉइंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और एक लड़का जिसने स्लेटी रंग की एक स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, उसने मोजे पहन रखे थे, सॉक्स पहन रखे थे, शूज पहन रखे थे, जूते पहन रखे थे, और हाँफता हुआ आया, अराइव पॉइंटिंग एंड थ्रू, और उसने फेंका, वो हाँफता हुआ आया और उसने जो सिमटने वाला फोल्डिंग बैग होता है, उस बैग को उसने बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, और लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लॉस देम। अब लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस लड़के की प्रार्थना का स्मरण हुआ, या मुझे याद आया कि उसने गॉडेस यानी कि देवी माँ से जो प्रार्थना की थी जूतों को पाने के लिए, when he had finally got a pair of shoes, और उसने उस प्रार्थना करने के बाद फाइनली अंत में उसे जूते प्राप्त हो गए थे। लेट मी नेवर लॉस देम, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा, क्योंकि इतनी प्रार्थना के बाद उस बच्चे को जूते मिले थे, इसलिए उसने कहा मैं कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेज had granted his prayer, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes, और वर्तमान के जो पुजारी है, अब वर्तमान के जो पुजारी हैं उसके पुत्र के जैसे लड़के अब जूते पहनते हैं। अभी के जो वर्तमान वाले जो पुजारी होते हैं उनके लड़के अभी जूते चप्पल में रहते हैं। But many other like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वाले लड़के जैसे, जिनके पास आज भी जूतों के बिना ही वो घूमते फिरते हैं। लेकिन जब लेखिका कहती है कि वो कहानी मुझे याद है, जब वो देवी माँ से प्रार्थना किया करता था कि जूते मिल जाए, जूते मिल जाए, और एक दिन फाइनली अंत में उसे जूते मिल जाते हैं और वो लड़का कहता है कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा।
यहाँ तक कि आजकल के जो पुजारी होते हैं उन पुजारियों के जो बच्चे हैं वो जूते पहनते हैं। लेकिन लेखिका ये बात बताती है कि मेरे पड़ोस में से कई कचरा बीनने वाले लड़के आज भी हैं जो बिना जूतों के ही वो रास्ते पर घूमते फिरते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी लेसन का पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। तब तक के लिए इसको पढ़िए, बीच में कभी टेस्ट भी रहेगा। तो विद्यार्थियों, आज के पार्ट फर्स्ट में बस इतना सा ही। मिलते हैं अगली क्लास में इसी लेसन के पार्ट 2 पर। तब तक के लिए इस लेसन को अच्छी तरह समझें, पढ़ें और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दूंगा।